हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी फ्रेंड, गाइडर, हेल्पर प्रीति ढूल। आज हम हमारी विज्ञान की कक्षा में अध्ययन 4 पदार्थ, धातु और अधातु के अभ्यास को डिस्कस करेंगे। आज की प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। यानी कि हमें क्या करना, कारण बताना है। जो क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा उसका कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। नंबर 1 क पार्ट, एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। यानी कि जो एल्यूमिनियम होती है उसकी पन्नी का उपयोग हम खाद्य सामग्री को लपेटने में क्यों करते हैं। एल्यूमिनियम आघातवर्धक धातु होती है। मतलब एल्यूमिनियम क्या होती है, एक धातु होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, पीट पीट कर पतला कर सकते हैं। मतलब कि क्या बना सकते हैं, पतली पतली चादरें बना सकते हैं। इसकी पतली पतली शीट बनाई जा सकती हैं तथा साथ ही एल्यूमिनियम संक्षारण रोधी भी है। मतलब एल्यूमिनियम क्या करती हैं, जो संक्षारण करना, मतलब ये क्या करती हैं, जो संक्षारण रोधी करना, मतलब अपने अंदर से ये हवा वायु को गुजरने नहीं देती। ये वायु के साथ या फिर पानी के साथ ये अभिक्रिया नहीं करती। संक्षारण करना होता है मतलब वो पानी या वायु के साथ अभिक्रिया करे, और संक्षारण रोधी का मतलब क्या होता है, वो वायु के साथ या पानी के साथ क्रिया ना करे। तो जो एल्यूमिनियम होती है वो कैसी होती है, संक्षारण रोधी होती है। मतलब ये वायु या फिर हवा या पानी के साथ क्रिया नहीं करती। इससे पन्नी में रखी खाद्य सामग्री को कोई नुकसान नहीं होता। और क्योंकि क्रिया नहीं करती पानी के साथ या वायु के साथ, इसी कारण क्या होता है, जो खाद्य सामग्री हम इस पन्नी में रखते हैं उस खाद्य सामग्री को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए एल्यूमिनियम का प्रयोग हम जो करते हैं वो खाद्य सामग्री को लपेटने में करते हैं। ख पार्ट क्या कहता है, निमज्जन छड़े या फिर हम जिसे कहते हैं इमर्शन रोड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं। क्यों, निमज्जन छड़ें क्या होती हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। आपने देखा है कि घरों में हम गर्म पानी करते हैं, जिसका प्रयोग क्या, कौन सा, किसका प्रयोग करके करते हैं, रोड का प्रयोग। उस रोड को ही क्या नाम कहते हैं, क्या नाम दिया जाता है, किस नाम से जानते हैं, निमज्जन छड़े के नाम से जानते हैं या फिर इमर्शन रोड के नाम से जानते हैं। यानी कि गर्म करने वाली छड़ी, पानी को गर्म करने वाली। ठीक है, तो जो निमज्जन छड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं। मतलब हम उनको धातुओं से जो निर्मित जो पदार्थ होते हैं उनकी सहायता से हम इनको बनाते हैं। निमज्जन छड़ें यानी इमर्शन रोड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं क्योंकि धातु विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अब जैसे मान लो ये क्या है, हमारी रोड है। ये रोड किससे बनी होती है, धातु की बनी होती है। और हमें पता है जो धातु होती है वो क्या होती है, विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक होती है। मतलब ये विद्युत को और ऊष्मा को अपने अंदर से गुजरने देती है। अब क्योंकि ये रोड है, जब हम इसको पानी के अंदर लगाते हैं और इसका बटन ऑन करते हैं, यानी कि उसमें जब बिजली गुजारते हैं, तो जो धातु की ये जो रोड है ये क्या करती है, अपने अंदर से विद्युत को गुजरने देती है। और जब विद्युत गुजरती है तो ये कहाँ पे जाती है, पानी के अंदर जाती है। और ये पानी को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। इसीलिए ये क्या है, विद्युत की सुचालक होती हैं, क्योंकि ये विद्युत को और ऊष्मा को अपने अंदर से गुजरने देती है। यही कारण होता है कि जो निमज्जन छड़ें होती हैं या इमर्शन रोड होती हैं वो धातुओं से निर्मित होती हैं, धातुओं के द्वारा बनाई जाती हैं। ग पार्ट क्या है, कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। यानी कि जो कॉपर होता है वो जो जिंक होता है उसके लवण के विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, हम जानते हैं कि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु ही कम अभिक्रियाशील धातु का विस्थापन कर सकती है। हमें क्या पता है कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वो क्या कर सकती है, वो कम अभिक्रियाशील धातु का क्या कर सकती है, विस्थापन कर सकती है। कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो कॉपर है वो क्या है, कम अभिक्रियाशील है, और जो जिंक जो है वो क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है। इसीलिए जो कॉपर होती है वो जिंक को उसके लवण के विलयन से स्थापित नहीं कर सकती, क्योंकि कॉपर एक कम क्रियाशील धातु है और जिंक एक ज्यादा भी क्रियाशील धातु है। इसीलिए ये इसको विस्थापित नहीं कर सकती। घ पार्ट क्या कहता है, सोडियम और पोटाशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों, जो सोडियम होता है और जो पोटासियम होता है इसको हम कहाँ पे रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्यों रखते हैं, सोडियम और पोटाशियम दोनों अत्यधिक सक्रिय धातुएं हैं। यानी कि ये बहुत जल्दी से क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं। वायु में खुला रखने पर ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल उठते हैं। मतलब अगर हम क्या करें, सोडियम को और पोटाशियम को वायु में खुला छोड़ दें तो ये क्या करती है, वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है और जलने लग जाती है। मतलब इसके अंदर आग लग जाती है।
इसीलिए इस आग से बचाने के लिए, वो अभिक्रिया ना करे, इसी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम और पोटाशियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि मिट्टी के तेल में रखने के बाद ये क्या करती हैं, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती, इसीलिए हम इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? यानी कि आपके पास नींबू का अचार है और ये पूछ रहा है कि क्या आप इस अचार को, जो एल्यूमिनियम से बने हुए बर्तन होते हैं, पात्र होते हैं, उसके अंदर रख सकते हैं? आपको स्पष्ट करके बताना है। हम जानते हैं कि धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, यानी कि जो धातुएं होती हैं वो अम्लों के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती हैं। अधातुएं अम्लों के साथ कभी भी अभिक्रिया नहीं करती। नींबू के अचार में अम्ल होता है और जो नींबू होता है उसका जो अचार होता है उसके अंदर क्या मिला होता है, उसके अंदर अम्ल होता है। एल्यूमिनियम धातु इस अम्ल से अभिक्रिया करके अचार को खराब कर देगी। अब क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, धातु है, और धातु क्या करती है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। तो जो ये एल्यूमिनियम धातु वो क्या करेगी, जो अचार के अंदर अम्ल उपस्थित है उस अम्ल के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है और अचार को क्या कर देगी, खराब कर देगी। तथा साथ ही इससे क्या होता है, जो पात्र होता है वो पात्र को भी क्या कर देती है, खराब कर देती है। इसीलिए हम नींबू के अचार को कभी भी एल्यूमिनियम के पात्र में नहीं रखते। ठीक है। क्या होता है जब कपाट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है? यानी कि हमें बताना है कि अगर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर की प्लेट में डालेंगे तब क्या होगा। ख पार्ट, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तब क्या होगा। अगर हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दें तो उससे क्या होगा। संबंधित अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिए और हमें इससे संबंधित जो अभिक्रिया होती हैं उन अभिक्रियाओं को भी हमें क्या करना है, लिखना है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं उनको कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तो क्या होगा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट पर डालने पर कॉपर सल्फेट, जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। अगर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर सल्फेट की प्लेट पर डालेंगे तो क्या होगा, उसमें से जो कॉपर सल्फेट हैं वो जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। यानी कि उसमें से क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट बनता है, जल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब ये क्या है, 2H2SO4, ये क्या है हमारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके ऊपर हमने क्या डाला, किसके साथ अभिक्रिया करवाई, Cu की, Cu यानी कि कॉपर की। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की हमने अभिक्रिया करवाई कॉपर के साथ तो हमें क्या मिला, CuSO4 यानी कि हमें कॉपर सल्फेट मिला, 2H2O यानी कि हमें जल मिला और SO2 यानी कि हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिला। तो जब हम इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर की प्लेट में डालते हैं तब क्या होता है, एक तो हमें कॉपर सल्फेट मिलता है, दूसरा हमें जल मिलता है, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। ख पार्ट, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तब क्या होता है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में से विस्थापित करके आयरन सल्फेट तथा कॉपर उत्पन्न करता है। यानी कि मान लो हमारे पास ये क्या है, एक विलयन है। किसका विलयन है ये, कॉपर सल्फेट का। इसके अंदर हमने क्या रखी, एक लोहे की कील रखी। तो ये जो लोहा है ये क्या करेगा, जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, इस विलयन में से जो कॉपर है उसको क्या करेगा, विस्थापन कर देगा, उसको विस्थापित कर देगा। और जब ये विस्थापित करेगा तो उसमें से क्या होगा, उसमें से आयरन सल्फेट और कॉपर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, आयरन सल्फेट और कॉपर। तो हमारा ये Fe यानी कि हमारा आयरन के साथ हम जब CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट मिलता है और कॉपर यानी कि Cu हमें मिलता है। तो लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो कॉपर क्या करे, जो लोहा क्या करेगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया। सलोनी कोई लड़की है, उसने क्या किया, लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परखनली में इकट्ठा किया और उससे जो गैस निकली उसको क्या किया, एक परखनली में इकट्ठा किया। तो हमें बताना है वह गैस की प्रकृति कैसी है। यानी कि उसने जो गैस इकट्ठी की है उस गैस की प्रकृति हमें बतानी है कि वो प्रकृति है वो अम्लीय होगी कि क्षारीय होगी। तो सबसे पहले हम इसका आंसर करेंगे।
सलोनी परखनली में इकट्ठी की गई गैस में पानी डालकर घोलने की कोशिश करेगी। सबसे पहले क्या करेगी, जिस परखनली में उसने गैस इकट्ठी की है वो क्या करेगी, उसके अंदर पानी डालेगी और पानी के अंदर उस गैस को घोलने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। यह गैस पानी में घुलकर कार्बनिक अम्ल यानी H2CO3 उत्पन्न करती है, यानी कि वो गैस जो है उस पानी में मिलकर क्या उत्पन्न करेगी, कार्बनिक अम्ल, जिसे हम कहेंगे H2CO3, ये क्या करती है, उत्पन्न करती है, जिसकी प्रकृति का परीक्षण सलोनी लिटमस पत्थर की सहायता से करती है। अब अगर हमें ये जानना हो कि कोई चीज़ क्षारीय है कि अम्लीय है तो हमें क्या करना पड़ता है, लिटमस पत्थर की सहायता लेनी पड़ती है। तो सलोनी भी क्या करेगी, अब लिटमस पत्थर की सहायता लेगी। यदि वह विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। अब क्या करेगी, जो कार्बनिक अम्ल है सलोनी इसको नीले लिटमस पत्थर पर डालेगी। अगर इसका रंग ये नीले लिटमस को लाल कर देता है तब तो ये क्या होगा, अम्लीय होगा। अदरवाइज अगर ये लाल लिटमस को नीला कर देता है तो ये क्या होगा, क्षारीय होगा। तो अगर उसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय होगा। ख पार्ट क्या कहता है, इस प्रक्रम में होने वाली सभी अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिए, यानी कि जो अभिक्रिया अभी होगी उसको हमें क्या करना है, लिख के बताना है। तो सबसे पहले क्या लिया, कार्बन, कार्बन के साथ किसकी अभिक्रिया कराई गई, ऑक्सीजन की, यानी कि C के साथ O2, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई तो कौन उत्पन्न हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुआ, यानी कि CO2 उत्पन्न हुआ। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस उत्पन्न हुई है उसकी अगर हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कार्बनिक अम्ल आ जाता है, जो कि सलोनी ने इकट्ठी की थी। ये हमारा प्रश्न नंबर 10। अब हमारा आता है प्रश्न नंबर 11। एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई, यानी कि जो आभूषण का काम करता है, गहनों का काम करता है, उसकी दुकान पर गई। कौन, रीता। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। उसकी माँ ने क्या किया, सुनार को अपने पुराने आभूषण दिए जो सोने के थे और उसको क्या करने के लिए कहा, पॉलिश करने के लिए कहा। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया। अगले दिन जब उससे अपने आभूषणों को वापस लेके आती हैं तो उन्होंने क्या देखा कि जो उनके आभूषण थे उनका भार क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया है। क्या आप भार की कमी का कारण बता सकते हैं, ये हमसे क्या पूछना चाहता है कि जो भार कम हुआ है, क्या हम उस भार की कमी का कारण बता सकते हैं कि जो भार कम हुआ है वो किस कारण से हुआ है। तो आंसर, सुनार ने आभूषण को चमकीला बनाने के लिए उन्हें एक्वारेजिया, क्या, एक्वारेजिया नामक घोल में डाला होगा। हमें पता है जो सुनार होता है जब वो किसी गहने को चमकीला बनाता है तो क्या करता है, उसको एक घोल में डालता है। उस घोल का नाम क्या है, एक्वारेजिया। तो हो सकता है जो सुनार ने क्या किया होगा, सबसे पहले उसको एक्वारेजिया नामक घोल में डाला होगा, जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल होता है। और ये घोल जो एक्वारेजिया घोल होता है ये किससे मिला हुआ होता है, ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल होता है, यानी कि इन दोनों का मिश्रण होता है। आभूषणों को इस घोल में डालने पर उनकी ऊपरी परत इस घोल में घुल जाती है। और वो उसको इस घोल में क्यों डालता है, क्योंकि इस घोल में डालने के बाद जो आभूषणों के ऊपर की जो परत होती है जो गंदी हो जाती है वो क्या हो जाती है, उसके अंदर उतर जाती है, उसमें घुल जाती है। इससे आभूषण नए जैसे दिखने लगते हैं। और जो ऊपर की परत उतरने के बाद क्या होता है, जो आभूषण होते हैं वो कैसे दिखने लगते हैं, नए जैसे दिखने लगते हैं, पर उनका भार कम हो जाता है। लेकिन इससे क्या होता है, उनका भार कम हो जाता है क्योंकि ऊपर की परत उतर जाती है जिसके कारण भार कम हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा अभ्यास यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।